क्लास वंस अगेन। लास्ट टाइम मैंने टॉपिक जहाँ से ख़त्म किया था वो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को डिस्कस किया था आपके साथ, जिसमें मैंने आपको बताया था हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम इसके वॉल्व्स के बारे में बताऊंगा। सो उसको भी हम कवर करेंगे। साथ में आज सर्कुलेशंस को पढ़ेंगे, सर्कुलेशन के साथ सिस्टोलिक डायस्टोलिक ट्रैफिक को पढ़ेंगे और वर्किंग ऑफ हार्ट भी हम आज पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक ईजिली समझ आ जाए। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट आई होप आप क्वेश्चन भी बाद में पूछो। सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ऑरिकल्स हम पढ़ चुके थे। यहाँ पे मैंने आपको बताना था, जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था, एक बायकस्पिड वॉल्व है और ट्राइकस्पिड वॉल्व का कंसेप्ट दिया हुआ है। सो पहले बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व कौन से हैं, सो वो मैं आपको बताऊँगा। सो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो ये वाला वॉल्व होता है। ये जो वॉल्व है ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है और ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को गार्ड करता है। और नेक्स्ट जो है बायकस्पिड को आप मिट्रल वॉल्व भी बोलते हो। सो इसीलिए यहाँ पर जो वॉल्व है ये मिट्रल वॉल्व और बायकस्पिड वॉल्व दोनों सेम है। और उसके बाद दो सेमील्यूनर वॉल्व्स होते हैं, तो एक ये वॉल्व इसको आप बोलते हो सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो दो वॉल्व्स हैं हमारे पास, सेमी ल्यूनर वॉल्व और दो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, एक बायकस्पिड और एक ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो अब कंसेप्ट क्या है कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सो बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व दोनों क्लोज हो जाते हैं। जब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो उस टाइम पे जो ब्लड होता है वो फोर्स होता है आर्टरीज में। लेकिन जब वो रिलैक्स करते हैं तो उस टाइम पे सेमी ल्यूनर वॉल्व जो हैं हमारे पास वो आर्टरीज में क्या कर जाते हैं, क्लोज कर देते हैं, जिससे ब्लड वापस से वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंच पाता। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो वेंट्रिकल्स में जाएगा, लेकिन अगर ये दोनों वॉल्व्स ही अगर क्लोज होंगे तो वेंट्रिकल्स में ब्लड नहीं जा पाएगा। सो ऑरिकल से वेंट्रिकल्स तक जाने के लिए आपको इन वॉल्व्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ये वेंट्रिकल्स क्लोज होते हैं, जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये वॉल्व्स बंद हो जाते हैं। और जब वेंट्रिकल्स ब्लड पंप कर चुके होते हैं और उस टाइम पर जब ये रिलैक्स करते हैं सो ये जो वॉल्व्स होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं और ये क्लोज होने के बाद ब्लड को पीछे नहीं जाने देते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फर्दर वेना केवास की। सो वेना केवास आपको यहाँ पर बताया है, एक सुपीरियर वेना केवा होता है और इन्फीरियर वेना केवा होता है। सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर और लोअर पार्ट की बॉडी से लेके आता है। इन्फीरियर वाला लोअर पार्ट से, सुपीरियर वाला अपर पार्ट से ब्लड को लेके आता है। और उसके बाद ये ओपन करते हैं राइट ऑरिकल में। दोनों के दोनों राइट ऑरिकल में आप देख रहे हो कि राइट ऑरिकल ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है। और जो दो पल्मनरी वीन्स हैं उनकी एक वो हर एक एक लंग से रिलीज़ होती हैं। सो पल्मनरी ये जो है वीन्स हैं ये लंग से जुड़ती है, ठीक है, और ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल्स तक पहुंचाती हैं। ये पहली वीन्स ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करती है। सो पल्मनरी वीन लंग्स के साथ अटैच होती है, ये ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में लेके आती है, ठीक है। सो लेफ्ट ऑरिकल ओपन करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल बाद में जाके ओपन करता है अओर्टा में। देख रहे हैं आप, यहाँ से ब्लड जाएगा और अओर्टा पे एंटर करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल और एरो के साथ ही दूंगा, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ से ब्लड जाएगा अओर्टा में। सो अओर्टा से जो ब्लड होता है वो जाता है पल्मनरी आर्टरी में। आप देख ही रहे हैं यहाँ से ब्लड यहाँ को जाएगा पल्मनरी आर्टरी से। पल्मनरी आर्टरी से जो ब्लड होता है उसको गार्ड कौन करता है, उसको गार्ड करते हैं सेमील्यूनर वॉल्व्स, ये, ठीक है। ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। सो ये हार्ट का मैंने आपको तकरीबन पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है। पिछले में मैं अच्छे से बता नहीं पाया था टाइम लिमिट कम होने की वजह से, और मुझे लगा कि थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है। सो मैंने इसमें आपके डाउट्स आई होप क्लियर कर ही दिए होंगे मैंने।
ऑलमोस्ट आपको सब बता दिया, इन्फीरियर, सुपीरियर, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, ऑर्टा का फंक्शन। और ऑर्टा मैंने आपको बताया था इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी। सो अब हम बात करेंगे सर्कुलेशन की। ह्यूमन हार्ट की सर्कुलेशंस कैसी होती हैं और उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, सो उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि सबसे पहले आर्टरीज़, वीन्स और कैपिलरीज़ में। आर्टरीज़ ब्लड को सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर पार्ट में बॉडी के, और वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती हैं और वो हार्ट तक उसको पहुंचाती हैं। सो आर्टरीज़ और वीन्स कनेक्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज़। आर्टरीज़ जुड़ के डिवाइड होती हैं आर्टरियोल्स में, और फिर कैपिलरीज़ में जाती हैं, और कैपिलरीज़ जो होती हैं फिर दोबारा छोटी छोटी बनती हैं और वो विन्यूल्स बनाती हैं, और विन्यूल्स बाद में ओपन होती हैं वीन्स में। तो इस तरह से आर्टरीज़ वीन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है वो कैपिलरीज़ बनाती हैं, और फर्दर जो कैपिलरीज़ और आर्टरीज़ के बीच में कनेक्शन होता है वो आर्टरियोल्स बनाती हैं, और कैपिलरीज़ और वीन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है वो वेन्यूल्स बनाती हैं। ठीक है। सो कैपिलरीज़ होती क्या है? ये स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जो एक सेल की थिकनेस के बराबर होती हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं परमेबिलिटी टू द वाटर। वाटर में परमेबल होती हैं, ऑक्सीजनेटेड में, ऑक्सीजन में, दैट मीन्स ये वाटर को भी अपने बॉडी सेल्स में से पास करवा सकती हैं, ऑक्सीजन को पास करा सकती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी, और डाइजेस्टेड वेस्ट को भी। सो अगर हम बात करें कि सबसे पहले क्या होता है, मसल्स 4 चैम्बर्स के, वो जो हार्ट की मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स, वो सबसे पहले क्या करती हैं? रिलैक्स। पहला काम आपने यही करना है कि आप जब इसको पढ़ोगे तो आप देखोगे कि पहले हार्ट के जो सारे चैम्बर्स हैं वो क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। जब हार्ट के चैम्बर्स रिलैक्स करेंगे तो उस टाइम पे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी जो वीन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरी में लेके आएगी। मैं यहाँ से डायग्राम के थ्रू बताऊँगा आपको। सबसे पहले हर बॉडी पार्ट क्या करेगा? हर इसका चैम्बर रिलैक्स करेगा। रिलैक्स करने के बाद तो जो ये पल्मोनरी वीन है ये ब्लड लेके आएगी लंग्स से, और ये लंग्स से लाने के बाद लेफ़्ट आर्टरी में ब्लड आ जाएगा। ठीक है। लेफ़्ट आर्टरी में ब्लड आने के बाद लेफ़्ट आर्टरी अब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और कॉन्ट्रैक्ट करने के वजह से जो ब्लड होगा वो बायकस्पिड वाल्व से होता हुआ लेफ़्ट वेंट्रिकल तक पहुंच जाएगा। सो देख रहे हैं आप कि किस तरह से जो पल्मोनरी वीन थी उसने लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया और एंटर करवा दिया लेफ़्ट ऑरिकल में, और लेफ़्ट ऑरिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से बायकस्पिड वाल्व ओपन हो गया, और बायकस्पिड, जिसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, उसने ब्लड को पास कर दिया लेफ़्ट वेंट्रिकल में। सो लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ पर जाएगा, ये भी समझने वाली बात है। और ये ब्लड यहाँ से होता हुआ सेमिल्यूनर वाल्व से गार्ड पास करता हुआ आओर्टा में एंटर कर जाएगा। तो आप देख रहे हैं लेफ़्ट ऑरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है? आओर्टा। आओर्टा जो है वो मेन ब्रांच है, मेन आर्टरी है, और वो छोटी छोटी आर्टरीज़ में डिवाइड होती हैं, जैसा आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं आप। ये इसकी ब्रांचेज़ हैं। ये छोटी छोटी ब्रांचेज़ में जो ब्लड होता है वो हर बॉडी ऑर्गन तक पहुँचाती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की फॉर्म में होता है। सो इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर ऑर्गन्स तक पहुँचता है। अब जो मेन आर्टरी है वो हर ऑर्गन में ब्लड को पहुँचाएगी, जिस तरह से, जैसे हेड आ गया हमारा, चेस्ट आ गया, आर्म्स आ गई, स्टमक आ गया, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, ट्रंक दैट मीन्स लेग्स, हर पार्ट में जाएगा ब्लड सिवाय लंग्स के, क्योंकि लंग्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत नहीं होती है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज से सीधा जाएगा कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से हमारी बॉडी के हर ऑर्गन तक वो ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा। ठीक है। मैंने आपको सिर्फ एक सर्कुलेशन बताई है अभी। उसके बाद उस टाइम के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो उसका एक्सचेंज होगा। जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड था वो कार्बन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर डाल देगा और ऑक्सीजन ब्लड सेल्स तक पहुंचा देगा। अब उसके बाद क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी वो बॉडी ऑर्गन से आ जाती है मेन वीन में, और मेन वीन अब वो सुपीरियर वेना केवा हो सकता है और इन्फीरियर वेना केवा हो सकता है। ठीक है। बॉडी ऑर्गन से वो मेन वीन में जाती है, और मेन वीन सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा क्या करेगा? ब्लड को पुश करेगा इन द राइट आर्ट्रियम, दैट इज़ राइट ऑरिकल। अब राइट ऑरिकल में ब्लड आ गया, किसके थ्रू आया वो भी आप पढ़ोगे अभी। सो राइट ऑरिकल में जब वो ब्लड आया, सो राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होया।
ट्राइकस्पिड वाल्व ये है, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो गया, उसने ब्लड को पास करा दिया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल के बाद क्या होगा, जो ब्लड होगा वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में विद द हेल्प ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व, और सेमिल्यूनर वाल्व से पल्मोनरी आर्टरी में होता हुआ वो डीऑक्सीनेटेड फॉर्म में अब वो पंप हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे आपको मैंने बताया, एक मिनट जी, तो बता रहा था मैं पल्मोनरी आर्टरी से वो ब्लड जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी ओपन करती है लंग्स में, लंग्स में ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से पल्मोनरी वेन से, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा, अओर्टा से बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स के बाद इंफीरियर वेना के बाद से राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, फिर सेमिल्यूनर वॉल्व से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक पहुंचता है। तो ये सर्कुलेशन हमारी बॉडी में चलती है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन का रोल हमारी बॉडी में रहता है, दैट मीन्स हमारे हार्ट में ब्लड 2 बार पास करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन। सो अब आपको, मुझे यकीन है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका हो, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में और काफ़ी प्रिसाइज वे में आपको समझाया है। सो वर्किंग ऑफ हार्ट में मुझे नहीं लगता आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होगी अब। सो अब हम छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू अवर सर्कुलेशन। सो फर्स्ट वन इज़ कार्डियक साइकिल। सो कार्डियक साइकिल क्या होता है? अब आप जानते हो कि ब्लड जो है हमारा पंप करता है हर बॉडी ऑर्गन तक, ये ऑलमोस्ट एक दिन में 7000 लीटर ब्लड पास करता है। और जो ब्लड होता है वो हार्ट में पास करने के बाद हार्ट की 2 मूवमेंट्स होती हैं, एक डायस्टोल और एक सिस्टोल। 2 चीज़ें होती हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। अब कॉन्ट्रैक्शन जब होती है, हार्ट सिकुड़ता है, तो हार्ट के अंदर वॉल्यूम कम हो जाती है और इसकी वजह से जो हार्ट का जो प्रेशर बनता है ब्लड का वो वहाँ पर बनता है। सो नेक्स्ट, जब रिलैक्स करता है हार्ट तो उसकी नॉर्मल पोजीशन आ जाती है, तो उस टाइम पे वो ब्लड को ज़्यादा रिसीव करता है। पंप कब करता है? जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो कार्डियक साइकिल हर हार्ट बीट पे रिपीट होता है। अब आप जानते ही हैं हमारा हार्ट जो है वो 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है और ऑलमोस्ट 7 मिलीलीटर ब्लड जो है 70 मिलीलीटर ब्लड एक पंप में सप्लाई करता है। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं, बट फैक्ट्स ज़्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकते। सो इसकी वजह से हमारा जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है अओर्टा में, और अओर्टा में जब वो चीज़ होती है तो हम जग्स पहचानते हैं, पल्सेस पहचानते हैं। यहाँ पर हमारे बॉडी में पल्सेस हो रही होती हैं, वहाँ पे नब्ज़ चल रही होती है। सो पल्स रेट को हम बोला जाता है, वो हार्ट बीट रेट के बराबर ही मानी जाती है, और पल्स को चेक किया जाता है स्टेथोस्कोप से, हार्ट बीट को। सो हम बात कर रहे थे डबल सर्कुलेशन की। सो डबल सर्कुलेशन में पहला जो है दैट इज़ सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होती है? ये वो सर्कुलेशन होती है जो लेफ़्ट ऑरिकल से स्टार्ट होती है, दैट मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट ऑरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल जाएगा, दैट मीन्स लेफ़्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा, और जब तक ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड नहीं होता उसको आप बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से आने के बाद किस तरह से वो बॉडी पार्ट से होने के बाद राइट ऑरिकल तक पहुंचता है, उस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। So systemic circulation is that circulation in which blood enters in the left ventricle and passes to the different parts of the body and then returns to the right auricle. So it is a circulation that starts from the left ventricle and ends at the right auricle after passing through the different organs. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन की। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होती है जिसमें ब्लड अपना कॉन्टीन्यूस सर्कल कंप्लीट करता है एंड इट रन्स फ्रॉम द लेफ्ट राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट ऑरिकल। अब राइट वेंट्रिकल में ऑब्वियसली ब्लड डीऑक्सीनेटेड होगा, अब वो ऑक्सीजनेट होने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में किस तरह से आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में किस तरह से आएगा, उस प्रोसेस को आप बोलते हो पल्मोनरी सर्कुलेशन। दैट मीन्स हमारी बॉडी में 2 टाइप्स की सर्कुलेशन होती हैं, एक वन इज सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड सेकेंड वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो ये डबल सर्कुलेशन के नाम से जानी जाती है। कार्डियक साइकिल में हमारा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, दैट मीन्स सिस्टोल एंड डायस्टोल, वो भी हम जानेंगे अभी। सो ब्लड प्रेशर की जब हम बात करते हैं, बहुत बार ये बात आती है ब्लड प्रेशर
जो ब्लड वॉल्स में जो प्रेशर बनता है ब्लड का, उसको बोला जाता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है ब्लड वेसल्स की, और ये ग्रेटर होता है आर्टरीज में दैन इन वेन्स, क्योंकि आर्टरीज में ज़्यादा प्रेशर होता है। इसको आप मेज़र करते हैं विद एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर आपने देखा होगा, बीपी जब चेक करवाते हैं तो एक स्ट्रिप सी बांधी जाती है बाजू में, पंपिंग की जाती है, और उसके बाद स्टेथोस्कोप लगा के वहाँ पे ब्लड के प्रेशर को देखा जाता है, कहाँ पे ब्लड की साउंड आ रही है, उसके बाद वहाँ पे रीडिंग नोट की जाती है। तो आजकल डिजिटाइज्ड स्फिग्मोमैनोमीटर भी हैं जो आपको बीपी बताते हैं, ब्लड प्रेशर के बारे में। सो दो टाइप्स का ब्लड प्रेशर होता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर ये होता है जो ब्लड वेसल्स में क्रिएट होता है, जहाँ पे ब्लड प्रेशर वेंट्रिकल्स में कैसा होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है। सो जब ज़्यादा ब्लड का प्रेशर हो ब्लड वेसल में, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, एंड इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल इफ़ इट्स वैल्यू इज़ 120 मिलीमीटर ऑफ Hg, क्योंकि मर्करी में इसको मेज़र किया जाता है। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 मिलीमीटर होता है ऑफ Hg, दैट मीन्स मर्क्यूरी। Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी। सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो ब्लड वेसल्स में जब वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक रिलैक्सेशन हो जाती है, दैट मीन्स जब यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कर रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं और मैक्सिमम रिलैक्सेशन होती है उनमें, तो उस टाइम पे डायस्टोलिक प्रेशर क्रिएट होता है जिसमें ब्लड प्रेशर कम होता है, और उसमें आप देखते हो 80 मिलीमीटर ऑफ Hg आता है। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमें बोला जाता है, वो क्या है, ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेट जो है आपसे ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है 120 नॉर्मल बीपी जो होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg। सो इतना ब्लड प्रेशर नॉर्मल माना जाता है। सो अब हम और इसमें फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। सो व्हाट इज़ एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ ब्लड प्रेशर? कब एबनॉर्मल बोला जाता है कि ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल नहीं है? सो दो केसेस हो सकते हैं, एक होता है हाइपरटेंशन और एक होता है हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन वो करैक्टरिस्टिक फीचर है जब एक पर्सन का बीपी माना जाता है इट इज़ हाई बीपी बोला जाता है। तो एक पर्सन का जो प्रेशर होता है वो ऑलमोस्ट, उसका जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर 150 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 90 या 90 से अबव होता है। ये प्रेशर हाई बीपी माना जाता है, और इस कंडीशन में ये आपको बोला जाता है कि जब यहाँ पे ब्लड वेसल्स रप्चर कर सकती हैं, और जब ब्लड वेसल्स रप्चर करेंगी तो हार्ट अटैक आने के चांसेस यहाँ पर होते हैं। इसके लिए रीजंस क्या क्या होते हैं? या तो एक पर्सन ओवर ईटिंग करता है, ज़्यादा खाना खाता है, ओबेसिटी है या मोटापा है, स्मोक करता है, या उसको कोई स्ट्रेस है, या उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, या उसकी ब्लड वेसल्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड या थिक हो चुकी हैं, उसकी वजह से भी वहाँ पे ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। सो हाइपरटेंशन इज़ दैट प्रॉब्लम इन विच द ब्लड प्रेशर इज़ हाई, that is it is almost about 150/90 millimeter of Hg. So next topic I will take is हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो काफ़ी लो होता है, और लो की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पर ऑलमोस्ट 100/50 मिलीमीटर ऑफ Hg। देख रहे हैं आप, सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल 120 होता है पर यहाँ पे 50 आ रहा है, और डायस्टोलिक प्रेशर तो 80 होता है पर यहाँ पे 50 आ रहा है। इतनी वैल्यू कम है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज हाइपोटेंशन और लो बीपी। और इसमें भी क्या होता है, ब्लड वेसल्स ज़्यादा डायलेट करती हैं। डायलेट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं। रिलैक्स होने की वजह से यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकती हैं, या ब्लड लॉस हो सकता है, या शायद हार्ट फेल हो सकता है। दैट मीन्स इट कैन लीड टू द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, और इसमें पर्सन फेंट भी होता है। ठीक है, सो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स that I was trying to cover in this lecture, and one more topic is left this time, and that one is blood groups. So what are blood groups? We will discuss it now. So blood groups, ब्लड आप जानते हो लाइफ सेविंग फ्लूइड है, जान बचाता है इंसान की। ब्लड ना हो तो इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, और एक्सीडेंट्स के टाइम पे, ऑपरेशंस के टाइम पे भी, और ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड तभी होता है जब एक पर्सन का बोला जाता है कि ब्लड ग्रुप मैच करे। ठीक है, सो ब्लड ग्रुप्स की मैचिंग के लिए आपको बोला अलग अलग नेमिंग हो गई है। एक होता है ए ग्रुप, फिर एक बी ग्रुप, फिर ए बी होता है,
और ओ होता है। अब ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ये सब ओ नेगेटिव, ये सब अलग अलग नाम डाले इन्होंने, पर ये मेन एंटीज होते हैं। सो यहाँ पे आपको बोला है जो ए ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। दैट मीन्स वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है। और लेकिन वो इंसान तभी सर्वाइव कर सकता है अगर उसको ब्लड की कभी ज़रूरत पड़े, तो वो तभी सर्वाइव करेगा जब उसको सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ ही मिलेगा। उसको और कोई ब्लड ग्रुप आप नहीं दे सकते। ओ सभी को ब्लड दे सकता है, पर ओ की बारी आती है जब, तो ओ को सिर्फ ओ ही ब्लड ग्रुप चाहिए होता है। नेक्स्ट, ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। और ये जब डोनेट करने की बारी आती है वो सिर्फ ए बी ग्रुप को ही डोनेट कर सकता है। दैट मीन्स ए बी ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, वो किसी का भी ब्लड रिसीव कर सकता है, बट डोनेट करने की बारी आएगी तो वो सिर्फ ए बी को ही डोनेट कर पाएगा। सो आई होप आपको जो भी मैंने टॉपिक्स आज समझाए हैं आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, क्लियर लगे होंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, एज आई ऑलरेडी सेड when I had just started my lecture, so आप यहाँ पे you can ask me any doubt in the groups. So thanks and have a nice day and study well class.